नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को यूपी एपीओ और जुडिशरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो उसी कड़ी में जो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ एमसीक्यू कर रहे हैं। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। तो अब हम लोग चैप्टर जो एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन और रिमीशन के मामले हैं, जब हम सेंटेंस को कम्यूट करते हैं या तो हम उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर देते हैं या तो उसका पनिशमेंट कम कर देते हैं। तो ये जो प्रोविज़न दिया है ये सेक्शन 453 से लेकर 477 की जो एक कहानी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा चैप्टर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन और रिमीशन से रिलेटेड बात करता है। तो जो चैप्टर 34 है वो एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन और रिमीशन से रिलेटेड बात करता है, जो कम्युनिकेशन है सेंटेंस का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। कौन सा सेक्शन है जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस होती है उसको एग्जीक्यूट कराता है, हाई कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस पास की जाती, तो उसका अपील और रिवीजन कहाँ पे किया जा सकता है। तो सेक्शन 454 जो है, जिसमें हम एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस अगर हाई कोर्ट ने पास करी है तो उसके बारे में दिया गया है। हु शैल काज द सेंटेंस टू बी कैरीड इनटू इफेक्ट, जो सेंटेंस है उसको इफेक्ट में, अगर सेंटेंस जो है वो डेथ की पास हो जाती है किसी हाई कोर्ट में, तो उसकी हम अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन की जो अपील है उसका इफेक्ट डेथ का जो है हाई कोर्ट अपील में कर सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो को पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है, कि कम कर सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको लाइफ इम्प्रीजनमेंट मिला हुआ है तो उसको सिंपल इम्प्रीजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सेक्शन 456 है जिसके बारे में बात करता है। यही सेम प्रोविजन 416 सीआरपीसी में पहले दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर वुमेन की सेंटेंस डेथ फाउंड हो जाती है, अगर वुमेन को डेथ मिल जाती है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है। अगर लाइफ इम्प्रीजनमेंट है तो उसको सेंटेंस को कम कम्यूट करके हाई कोर्ट के पास ये पावर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी सेंटेंस में चल रहा है तो उसका जो इम्प्रीजनमेंट है, अगर उस पर सब्स्टिट्यूट कन्विक्शन है इम्प्रीजनमेंट का, तो वो एक्सपायरेशन के बाद जो इम्प्रीजनमेंट है वो कमेंस पे लग जाएगा जो प्रीवियसली सेंटेंस है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कौन सा सेक्शन है जो वारंट ऑफ फाइन की बात करता है। तो 461 जो है वो वारंट ऑफ फाइन की बात करता है। सेम सेक्शन 425 सीआरपीसी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 468 जो है ये बताता है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन, अगर कोई कन्विक्ट पर्सन है, अंडर गोन चल रहा है, तो हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं अगर वो इन अदर केस है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अंडर सेक्शन 468 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो कंसेशन देता है जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है अंडर गोन का, कि एक्यूज जो है वो सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट उसके खिलाफ जो सब्सटेंटिव पीरियड ऑफ इम्प्रीजनमेंट उसको अवार्ड हुआ है, जो एडिशनल इम्प्रीजनमेंट उसके ऊपर लगा है उसको वो डिटेन सेट ऑफ कर सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो मर्सी पिटीशन से बात करता है, कि अगर डेथ सेंटेंस हुआ है तो राष्ट्रपति उस पर मर्सी पिटीशन दे सकता है, जो हमारे 72 कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है। सेम प्रिंसिपल 472 बीएनएसएस में भी दिया है। तो 72 से आप एक कॉमन लिंक के तरीके दोनों प्रोविजन यहाँ से मर्सी पिटीशन, राष्ट्रपति ट्रायल कंक्लूड होने के बाद मर्सी पिटीशन दे सकता है, मतलब डेथ सेंटेंस को जो माफ कर सकता है, ये उसके पास पावर है। चाहे वो जो मामले हैं वो अगेंस्ट स्टेट के सेंट्रल संबंधित हो या जो और भी मामले हैं उसके लिए सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा।
अंडर सेक्शन 472 जो है उसमें कितने दिन में मर्सी पिटीशन को फाइल करना चाहिए सुप्रीडेंट ऑफ जेल के, अगर उसकी जो अपील है वो डिसमिस हो चुकी है रिवीजन में या स्पेशल लीव में, अपील को सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो 30 दिन के अंदर जो है वो दया याचिका को दायर करना जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अंडर सेक्शन 472 में अगर मर्सी पिटीशन जो है वो गवर्नर के पास अगर इनिशियली जाती है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है डिस्पोजल के समय, तो पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट उसको कम से कम 60 दिन के अंदर जो डिस्पोजल हुआ है उस पिटीशन का या रिजेक्ट हुई है उस पे वो नया पिटीशन जो है वो मेड कर सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अंडर रिसिप्ट ऑफ मल्टी पिटीशन, जो रिसिप्ट मिली है मल्टी पिटीशन की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पूछती है या कुछ रिकमेंड करती है तो प्रेसिडेंट के पास 60 दिन का जो है वो डेट ऑफ रिसिप्ट से कमेंट कर सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट को, और रिकॉर्ड जो है सुप्रीडेंट ऑफ जेल की उसको भी वो मंगा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो पावर टू सस्पेंड की बात करता है, जो सेंटेंस है उसको रिमिट कर सकता है, कम कर सकता है, तो वो सेक्शन 473 में दिया गया है। सेम प्रोविजन 472 सीआरपीसी में दिया गया है। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो पावर टू कम्यूट सेंटेंस की बात करता है, तो 474 जो है यही सेम प्रोविजन 433 सीआरपीसी में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सेंटेंस ऑफ डेथ कैन बी कम्युनिकेटेड, जो सेंटेंस है डेथ की, अगर मान लीजिए किसी आदमी को डेथ मिली हुई है तो उसकी सेंटेंस जो है उसको कम्यूट किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है, उसको सिंपल इम्प्रीजनमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या लाइफ इम्प्रीजनमेंट में, मतलब एक जो सेंटेंस है उसका प्रारूप बदल देना, उसका जो नेचर है उसको कम कर देना, उसी का नाम कम्यूट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट है अगर 7 साल से ऊपर है या इससे ज़्यादा है तो वो जो कम्यूट किया जाएगा वो कम से कम इम्प्रीजनमेंट 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। अगर सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट 7 साल से कम है तो कम्यूट जो संभव है उसके बारे में बात की गई है। तो पावर ऑफ सस्पेंड ऑफ और रिमिट ऑफ सेंटेंस लाइज करेगा, वो कहाँ करेगा कि जो पावर है उसको सस्पेंड करना है या रिमिट करना है सेंटेंस का, तो वो ये पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। हु कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट, जो इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ की सेंटेंस है उसको कौन कम्यूट कर सकता है, तो ये पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। तो अब हम चलते हैं कुछ मामले हैं जो चैप्टर 35 में बेल और बॉन्ड से रिलेटेड दिए गए हैं। सेक्शन 478 से लेकर 496 की कहानी है। तो कौन सा चैप्टर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है जो बेल और बॉन्ड से रिलेटेड बात करता है, तो चैप्टर 35 में बेल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उनके बारे में बात की गई है। कौन सा सेक्शन है जो बेल को बेलेबल ऑफेंस की तरीके ट्रीट करता है, तो 478 में सेम प्रोविजन दिया गया है, जबकि ये सेम प्रोविजन 436 सीआरपीसी में पहले दिए गए थे। 478 के जो मामले हैं पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अरेस्टी पर्सन जो होना चाहिए वो इंडिजेंट पर्सन को हम प्रज्यूम करेंगे, और अगर वो 1 महीने के अंदर 1 हफ्ते के अंदर अगर वो बेल नहीं दे पाता या सिक्योरिटी नहीं जमा कर पाता तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन है मैक्सिमम पीरियड जिसमें अंडर ट्रायल को हम डिटेन करते हैं, मतलब जिनका ट्रायल अभी नहीं शुरू हुआ है उनको हम जेल में या उनको ट्रायल के तरीके डिटेन करते हैं, जो कस्टडी में रहते हैं, तो ये सेक्शन 479 में दिया गया है। सेम प्रिंसिपल ये 436A में जो हमारी पहले सीआरपीसी थी उसमें दिया गया था। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 479 जो है अगर पर्सन जो है वो एक्यूज नहीं है ऑफेंस का जो पनिशेबल ऑफ डेथ या पनिशमेंट ऑफ इम्प्रीजनमेंट, तो उस पर अप्लीकेबल होगा। 479 बीएनएस में ये दिया गया कि अगर हम बेल ग्रांट कर सकते हैं अगर एक्यूज का जो ट्रायल है वो पेंडिंग चल रहा है, अगर वो अंडरगोन गया है डिटेंशन में 1/3 पीरियड के लिए इम्प्रीजनमेंट में जो उस एक्ट के लिए उस ऑफेंस के लिए स्पेसिफाइड है, या जो ऑफेंस है वो ट्राई किया गया है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो
मान लीजिए अगर आपने पहली बार अपराध करा है तो आपको 1/3 इम्प्रीजनमेंट उस टर्म के लिए डिटेन की गई है, और पहली टाइम अगर आप अफेंडर हैं तो, और जो ट्रायल है वो अभी पेंडिंग चल रहा है, तो उस चीज़ पे आपको बेल मिल जाएगी। अगर आप 1/2 पीरियड इम्प्रीजनमेंट स्पेसिफाई है किसी ऑफेंस के लिए जिस पे आप ट्राई किए गए हैं, तो राइट ऑप्शन बी और सी दोनों है। हु शैल मेक एप्लीकेशन, कौन जो है वो एप्लीकेशन बना सकता है अगर एक हाफ या 1/3 पीरियड जो मेंशन है 479 सब क्लास 1 के उस पे, तो ये एप्लीकेशन का पार सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के पास है। 480 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो किस पे डील करता है, तो 437 जो सीआरपीसी है वो बेल, अगर नॉन बाइलेबल ऑफेंस से रिलेटेड मामले हैं कि जो नॉन बाइलेबल केसेज होते हैं उसमें बेल हमारी स्वेच्छा या मैटर ऑफ राइट नहीं होता, वो कोर्ट के विवेक और डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। कोर्ट तमाम सर्कमस्टेंसेस देखती है कि नेचर क्या है, इंजरी कितनी सीरियस है, क्राइम का रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, क्रिमिनल बहुत ज़्यादा एबोरेंट क्रिमिनल तो नहीं है, नेचर ऑफ ग्रेविटी कितनी है ऑफेंस की, टाइप क्या है क्राइम का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, उसी आधार पर जो कोर्ट है ये डिसाइड करती है। या वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई एविडेंस पे पक्षपात तो नहीं कर रहा है, या जो किसी को धमका तो नहीं रहा विटनेस का, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देने के बाद ही नॉन बाइलेबल ऑफेंस में बेल दी जाती है, जो सेक्शन 480 जिसके बारे में बात करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो 480 में मजिस्ट्रेट उनको रिलीज कर सकता है पर्सन को बिफोर प्रोड्यूस बिफोर हिम ऑन अ बेल, अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है, 10 साल का ऑफेंस है, या पर्सन जो है वो गिल्टी अपीयर नहीं हुआ है जबकि वो ऑफेंस ऑफ डेथ और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ का, या पर्सन जो प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं किया गया है डेथ और इम्प्रीजनमेंट के लिए या 7 साल के लिए, तो इन नॉन बाइलेबल केसेस में जो है मजिस्ट्रेट रिलीज कर सकता है पर्सन को बिफोर हिम ऑन अ बेल। तो ये कुछ मामले हैं जिन पे जो मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिएशन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ बेल, तो जो बेल है वो एक्यूज को आइडेंटिफाई अगर विटनेस को ग्रांट करते वक्त, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन के समय बेल नहीं ग्रांट की जा सकती अगर जो एक्यूज है अगर जो एक्यूज है वो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है विटनेस के द्वारा, तो ये गलत है। अगर ऐसा है तो उसको तो बेल ही नहीं मिलेगी। विच सेक्शन ऑफ प्रोवाइड द बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, कौन सा सेक्शन है बेल का जो ये बताता है कि एक्यूज को अपीयर होना पड़ेगा नेक्स्ट अपील कोर्ट जो उससे ऊपर की कोर्ट है, तो एक सेक्शन 481 इसके बारे में बात करता है। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है? एंटीसिपेटरी का मतलब होता है आपको एंटीसिपेशन है, आपको ये आकलन है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, उससे पहले आप जब बेल ले लेते हैं, जिससे कि जो बेल से पहले जब आप नॉन बाइलेबल के केसेस में आपको ये रीजनेबल अप्रेंशन हो जाता है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसके पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन दायर कर देते हैं। कभी कभी ये ग्रीवियस ग्रज के उद्देश्य से या किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से या जानबूझकर किसी को क्राइम में फंसाने की वजह से उसकी मोरालिटी या रेपुटेशन को डाउन करने के लिए भी ये काम किया जाता है। तो जनरली ये बेल एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है। जैसे राहुल गांधी ने जब डिप्लोमेशन का केस हुआ तो एंटीसिपेटरी बेल दायर की। तो सेक्शन 482 जो है और सेक्शन 438 सीआरपीसी है, आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो जो बेल ग्रांट होती है वो अपरेंडिंग अरेस्ट के समय की जाती है, इसी को हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल 482 में बीएनएस में दी गई है और ये बेल जनरली कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट से ही मिलती है। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का रोल नहीं रहता है। Which of the following offences under BNS application of anticipatory bail under section 484 can be moved? तो 484 जो सेक्शन में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मिला गया है वो जनरली ऑफेंस नॉन बाइलेबल कैटेगरी का होना चाहिए। मतलब ये कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करेगा कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप इसको मैटर ऑफ राइट की तरीके ग्रांट कर लें। बेल पर्सन इज अप्रेंडेड अरेस्ट कैन बी ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा।
ऑन द एप्लीकेशन मेड बाई पर्सन अप्रेंडिंग अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन हैविंग कमिटेड नॉन बाइलेबल ऑफेंस, अगर आपने कमिट करा है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में तो आपको डायरेक्शन है कि बेल आपको रिलीज किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन सी है। FIR जो वो कंडीशनल प्रेसिडेंट है एक्सरसाइज करने की पावर 482, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले FIR दर्ज होगी तब तभी वो कंडीशन पूरी होगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्पेशल पावर जो बेल से रिगार्डिंग है 482 में, वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 483 जो है BNS का, वो स्पेशल पावर देता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को बेल से रिगार्डिंग। यही सेम प्रोविजन 439 CRPC में दिया है। कौन सा सेक्शन है जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड की कि कितना अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, जो अमाउंट होगा वो एक्सेसिव नहीं होगा। तो ये 484 और 240 जो CRPC का है उसके बारे में बात करता है। कौन सी अथॉरिटी है जो रिक्वायर करती है कि जो बेल है वो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो है वो रिड्यूस कर सकता है। तो ये जो पावर है ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास होता है। जनरल रूल जो रिलेशन ऑफ फिक्सिंग ऑफ अमाउंट एनी बाउंड प्रोविजन टू बेल एंड बेल बॉन्ड के बारे में जो बातचीत की गई है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा, ऐसा नहीं है कि हम अननेसेसरी बर्डन जो है वो एक्यूज के ऊपर डाल दें। उसके जो कितनी उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, किस प्रकार का क्राइम करा है, उसी आधार पे वो जो बेल बॉन्ड है उसको हम निर्धारित करेंगे। तो ये एक्सेसिव नहीं हो सकता है। अंडर विच प्रोविजन द कोर्ट इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेन द पर्सन रिलीज ऑफ बेल, अगर तुम सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं डिपॉजिट करते हो तो कोर्ट तुम्हारे खिलाफ वारंट इशू का अरेस्ट का इशू कर सकता है। ये सेक्शन 488 में दिया गया। सेम प्रोविजन 441 CRPC में दिया गया था। विच सेक्शन प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कि अगर आप बेल लेना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी लाएं जो आपकी गारंटी के तौर पे कि ये पर्सन आप क्राइम नहीं करेगा। हम इसकी पूरी तरीके से हम इसको एक गारंटी लेते हैं कि ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी की तरीके आप उसकी गारंटर बनेंगे। तो ये सेक्शन 486 में दिया गया है, जो प्रोविजन 441A में पहले CRPC में दिया था। कौन सा सेक्शन है जो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है कि अगर सिक्योरिटी को लगता है तो वो डिस्चार्ज हो सकता है एक एप्लीकेशन दायर करके। सेक्शन 489 में दिया गया। सेम प्रोविजन 444 में दिया था। कौन से सेक्शन में ये प्रोसीजर दिया गया कि बॉन्ड को फॉरफिट किया जा सकता है अगर वो दोबारा से क्राइम करता है या कोई पीस या कोई ऐसी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो ये 491 में दिया गया। सेम प्रिंसिपल 446 में दिया गया है। कौन से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सिक्योरिटी है अगर वो डाई हो जाता है बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिट के पहले अगर वो मर जाता है तो उसके स्टेट से जो है जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है उस बॉन्ड की क्रिएट की जाएगी। अगर कैश के बदले सिक्योरिटी बॉन्ड को परमिट करेगा तो ये सेक्शन 490 दिया गया। सेम प्रोविजन 445 में दिया गया था। तो पेनाल्टी अगर नहीं रिकवर होती है सिक्योरिटी से 491 में तो कोर्ट जो है इम्प्रीजनमेंट सिक्योरिटी को कर सकती है सिविल जेल के लिए 6 महीने की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा सेक्शन है जिसमें बॉन्ड को कैंसिलेशन के बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 492 है और सेम प्रिंसिपल 446 में है जिसमें हम बेल बॉन्ड को कैंसिल कर सकते हैं। कौन सा फॉलोइंग सेक्शन है जिसमें हम जो ये अपील है 491 की उसको कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 495 में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम नए चैप्टर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं जो सेक्शन 497 से लेकर 505 की कहानी है। तो कौन से चैप्टर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। तो चैप्टर 36 जो है वो डिस्पोजल की प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करा जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन है, कौन सी प्रॉपर्टी पेरिफेरल इन नेचर की है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर्टी को किस प्रकार से सेल किया जाएगा, किस प्रकार से उसको डिस्पोज किया जाएगा, कौन कौन से ऑर्डर पास किए जाएंगे, ये सारी बातें इस चैप्टर पे दी गई हैं। विच
सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोवाइड ऑर्डर फॉर कस्टडी की जो प्रॉपर्टी का ऑर्डर है वो कस्टडी से रिलेटेड या डिस्पोजल किस प्रकार से प्रॉपर्टी का वो जो अभी क्योंकि ट्रायल पेंडिंग पड़ा है कुछ केसेज में, तो 497 इसके बारे में बात करता है। ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की जब ट्रायल कंक्लूड हो गया है तो अब प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना है, इस ऑर्डर के बारे में 498 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करता है। अगर ऑर्डर पास हो जाता है 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तो हम इसको एक इंटरलॉकेटरी ऑर्डर, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ऑर्डर दिया जाता है, ये टेम्पररी ऑर्डर होता है। हु इज अथराइज टू पास एन ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, कौन अथराइज होता है जो ऑर्डर को पास करता है कस्टडी और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो ट्रायल में अभी पेंडिंग चल रहा है कुछ केसेस में। तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट जो इस काम के लिए कागनिजेंस लेने के लिए या कमिट करने के लिए केस इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अंडर हाउ मैनी डे द प्रोसीजर ऑफ प्रॉपर्टी, तो अब कितने दिन में जो प्रोडक्शन है प्रॉपर्टी का कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, तो 14 दिन का समय लगता है जहाँ मजिस्ट्रेट है उस प्रॉपर्टी के प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें बताता है। विथ इन हाउ मैनी डे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 497 सब क्लास 2 जो फोटोग्राफी है या वीडियो रिकॉर्डिंग है 497(3) में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने वो ऑर्डर डिस्पोजल का कि ये प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी है या डिस्ट्रक्ट करनी है या कन्फिस्टिकेट करनी है, डिलीवर करनी है, तो वो जो सारी चीज़ें वो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। इन रिफरेंस टू ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल, जो ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल है प्रॉपर्टी का कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के समय क्रिमिनल कोर्ट में 498 में व्हाट इज नॉट करेक्ट, जो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल है ओनरशिप का प्रॉपर्टी का, इसके बारे में बात नहीं की गई। बाकी डिस्ट्रक्शन, कन्फिस्टिकेशन, डिलीवरी पर्सन जो क्लेम कर रहा है उस पोजीशन की सारी बात की गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा सेक्शन है पेमेंट ऑफ इनोसेंट परचेजर की बात करती है कि अगर कोई भी इनोसेंट परचेजर है और वो जानबूझकर पेमेंट कर देता है तो उसका जो पैसा है या जो चीज़ है उसको रिफंड की जाएगी, जो एक्यूज उस प्रॉपर्टी का बाद में फाउंड होता है। तो इसके लिए 499 में 453 CRPC में सेम प्रोविजन दिया गया है कि हम इनोसेंट परचेजर अगर है पेमेंट कर देता है, बाद में पता चलता है कि जो वो परचेज करा है प्रॉपर्टी वो एक्यूज माना जा रहा है जिससे प्रॉपर्टी ली है, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में बात की गई हैं। इस प्रिंसिपल को आप जोड़ सकते हैं कि कोई दूसरा ऑस्टेंसिबल ओनर से कि जो हमारा प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो आशा करता हूँ जब मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूँगा तो हम इसके सारे बात करेंगे। अभी हम MCQ पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझा सकता हूँ। पेमेंट अंडर सेक्शन 499 जो है वो इनोसेंट परचेजर को ये अधिकार देती है कि वो 6 महीने के अंदर डेट ऑफ सच ऑर्डर इसके बारे में ऑर्डर पास करे या इनोसेंट परचेजर को जो इनोसेंट परचेज कर लिए उसको उसका पैसा वापस करे। क्रिमिनल कोर्ट अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया है तो वो रिस्टोर करने के लिए पोजेसन प्रॉपर्टी का जो उसको क्रिमिनल फोर्स के जरिए लिया गया है या प्रॉपर्टी का जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है या कन्विक्शन जो रिकॉर्ड करा गया है उसके बारे में ऑर्डर पास कर सकता है। कौन सा सेक्शन है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइबियस मैटर है उनके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 504 जो है वो डिफमेशन जैसे या कोई ऑब्स्सीन कंटेंट के बारे में बात करता है। ये सेम सेक्शन 455 CRPC में भी दिया था। अंडर सेक्शन 502 संहिता का जो है कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं मेड किया जा सकता है। तो मोर देन 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ कन्विक्शन के बाद कोई भी ऑर्डर जो है वो 502 में पास नहीं किया जाएगा। किस सेक्शन में ये प्रोसीजर दिया गया कि जो पुलिस है वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। तो सेक्शन 530 और 102 CRPC में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। कौन सा सेक्शन है जो ये बताता है कि जो पावर है हम किसी भी जो पेरिसेबल नेचर की प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 505 और 454 CRPC में दिया गया है। अंडर सेक्शन 505 में अगर कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, पेरिसेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 10,000 से नीचे की है तो हम उस पर ऑर्डर
पास कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब हम इरेगुलर प्रोसीडिंग, कुछ ऐसी प्रोसीडिंग होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, कभी कभार होती हैं, जिनकी वजह से ट्रायल वेसिएट भी हो सकता है, नहीं भी वेसिएट हो सकता है। तो ये प्रोविजन सेक्शन 506 से लेकर 512 में दिए गए हैं। तो कौन सा चैप्टर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो इरेगुलर प्रोसीडिंग से बात करता है? तो चैप्टर जो है 37 है, जो इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। अब इरेगुलरिटी वी डू नॉट वेटिएट ट्रायल लॉ, तो वो सेक्शन 506 में है, जिससे जो हमारा ट्रायल है वो वेसिएट नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब इरेगुलरिटी विच वेसिएट ट्रायल हैज बीन स्टेटेड, जिसपे ट्रायल वेसिएट हो सकता है, उसके बारे में सेम प्रिंसिपल जो 507 बीएनएसएस में दिया गया, यही सेम प्रिंसिपल 421 सीआरपीसी में दिया गया था। कौन सा फॉलोइंग इरेगुलरिटी है जहाँ पे जो ट्रायल है या कोई भी प्रोसीडिंग है वो विसिएट नहीं हो सकती? अगर मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ, अगर मजिस्ट्रेट को उस काम के लिए एम्पावर्ड नहीं किया गया, अगर वो कोई भी ऐसी थिंग कर देता है जैसे कि होल्ड एंड इंक्वेस्ट अंडर 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो ट्रायल जो है वो विसिएट खत्म नहीं होगा। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड द इफेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस, अगर मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग रॉन्ग प्लेस पे हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये सेक्शन 508 बीएनएस में दिया गया, सेम प्रिंसिपल 462 सीआरपीसी में दिया गया है। कौन सा सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा का संहिता का है कि अगर फ्रेम चार्ज को फ्रेम करते हुए कोई एरर हो गई है या चार्ज में कोई एब्सेंस हो गई है, तो ये सेक्शन 510 बात करता है। सेम प्रिंसिपल 464 सीआरपीसी में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे अपराध जहाँ पे लिमिटेशन दी गई कि इस अपराध का जो संज्ञान है इतने ही समय पे लिया जा सकता है। जो टाइम बाउंडेशन की बात की गई है वो सेक्शन 513 से 599 में, हालांकि इसके लिए एक प्रोविजन लिमिटेशन बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको एक कोड में एक जगह पूरी चीज़ें रखना, उसको पूरा उसका A to Z जो उसका एनाटॉमी बनाना या स्ट्रक्चर बनाना जिससे वो चीज़ें आसान हो, तो इसमें लिमिटेशन की एक यही खासियत है कि जो लिमिटेशन वो साथ ही साथ दे दिया गया है, जिससे हम कौन कौन से अपराध के लिए कितनी कितनी टाइम पीरियड है उसके बारे में ये बात करता है। तो कौन सा चैप्टर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो लिमिटेशन किसी भी ऑफेंस को लेने से पहले या जो हम संज्ञान लेते हैं किसी भी ऑफेंस की, उसके बारे में बात करता है। तो ये जो चैप्टर 38 है ये लिमिटेशन के बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है जो बार लगाता है कि अगर जो भी कॉग्निजेंस लेना है वो इस पीरियड के बाद अलाउ नहीं है? तो ये 514 है जो इसके बारे में बात करता है। अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है फाइन के लिए और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है टेकिंग कॉग्निजेंस, तो उसके लिए जो फाइन से रिलेटेड मामला है आपकी कॉग्निजेंस 6 महीने के अंदर लेना जरूरी है। 3 ईयर का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिला है किसी भी ऑफेंस को कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसका पनिशमेंट है वो जो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी कोड को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो ऑफेंस अगर पनिशेबल है 1 साल से ऊपर लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 साल के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेना जरूरी है। कौन सा ऑफेंस अगर पनिशेबल है इम्प्रीजनमेंट के लिए, अगर 1 साल से कम की सजा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है उसके बारे में बात की गई है। तो एक साल के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना जरूरी है। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात की गई कि आप कॉग्निजेंस जो है ऑफेंस का लेंगे 5 साल के अंदर, अगर ऑफेंस डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है 5 साल के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना जरूरी है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग, अगर आप किसी की गणना करना है किसी भी लिमिटेशन पीरियड की कब से लागू होगा, तो उसकी रिलेवेंट डेट उसके फाइलिंग ऑफ कंप्लेन जो सेक्शन 223 में दिया है या जिस दिन आपने FIR रिकॉर्ड करी है, इन दोनों को ध्यान में रख के ही उसकी गणना या उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अंडर BNS में जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का वो कहाँ पे दिया है? तो सेक्शन 515 जो है उसके बारे में बात करता है। BNSS में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात की गई है वो उसी दिन से लगेगा जिस दिन से वो डेट कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है या वो जो अपराध हुआ है वो कमीशन किया गया घटा है, तो उसी दिन से हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कमेंस करेंगे, उसकी गणना करेंगे। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो जिस दिन से अपराध जनरली
क्रिमिनली कमिट हुआ है उस दिन से, या जिस दिन से अपराध नॉलेज में आया है, या जिस दिन से सस्पेक्शन क्रिमिनल का बना है, ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, या जो एक्यूज है वो पता चला है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट ऑप्शन होगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू होगा? जब से कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में जानकारी मिली है, या जिस दिन से ऑफेंस कमिट हुआ है, या जो पर्सन है वो उस दिन से उसके बारे में पता लगा है, या फर्स्ट डे जिस दिन से जो आइडेंटिटी है ऑफेंडर की मालूम चली है, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। कहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ जो है टाइट कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात की गई है, तो 516 सेक्शन है जो इसके बारे में बात करता है। अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो जो पीरियड है कम्यूनिकेशन कम्यूट का वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कुछ ऑफेंसेज में, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अब हम चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सेक्शन है जो एक्सक्लूजन ऑफ डे की बात करता है कि जिस दिन कोर्ट क्लोज रहेगी उस दिन को हम हटा देंगे? तो ये सेक्शन 517 है जो इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कोड को काग्निजेंस लेने के लिए कि अगर एक्सपायरी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाता है उसके बाद कोई भी कोड जो है वो काग्निजेंस ले सकती है? तो ये 519 इसके बारे में बात की गई है। कंटिन्यू ऑफेंस अगर चल रहा है, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन हर बार शुरू होगा, हर मोमेंट पे जिस टाइम पे ऑफेंस कंटिन्यू कोई घटित हो रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब कुछ मिसचीनियस क्वेश्चन है जो सेक्शन 520 से लेकर 531 तक दिए गए हैं। तो विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएस, जिसमें जो ट्रायल है केसेस का वो हाई कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है? तो सेक्शन 520 इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा जहाँ कोई भी जज या मजिस्ट्रेट है अगर वो पर्सनली इंटरेस्टेड है किसी केस पे, तो वो है उसकी प्रोसीडिंग या उस पर भाग नहीं ले सकता? ये 525 इसके बारे में बात करता है। कोई भी जज या मजिस्ट्रेट अगर किसी केस में पर्सनली इंटरेस्टेड है तो वो उस केस को कमिट नहीं कर सकता ट्रायल के, ना ही वो अपील पे हियर कर सकता है। लेकिन कुछ केसेज हैं जहाँ पे प्रायर परमिशन अपीलेट कोर्ट की ऑब्टेन करना जरूरी है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सेक्शन है जो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी एडवोकेट है वो मजिस्ट्रेट की तरह उस कोर्ट पे नहीं बैठ सकता है? तो सेक्शन 526 इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इनहेरेंट पावर जो है कोर्ट को हाई कोर्ट की तरीके एक्सरसाइज कर सकता है? तो 528 में ये प्रोविजन दिया गया है। जो मैगजी में क्वांडो लेक्स एलिक्विड एलिसिव कॉन्डिट कॉन्डिट्यूर इड साइन कोटा इप्सा, इसे नॉन प्रोटेस्ट जो है ये इनहेरेंट कोड की बात करता है जो सेक्शन 528 में दिया गया है। इनहेरेंट पावर जो 528 में दिया गया है ये एक्सरसाइज हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। क्लासिफिकेशन जो ऑफेंस का दिया गया है वो बीएनएस के फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। एक्यूज का जो एफआईआर में मेंशन किया गया है उसको हम क्वेश करा सकते हैं, लेकिन क्वेश कराने के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन बी होगा। बेलेबल ऑफेंस जो अगर ऑफेंस से रिलेटेड फोन किया गया तो ये फर्स्ट शेड्यूल जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है उसके बारे में बात की गई है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एमसीक्यू पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।